सभी को नमस्कार। आज हम सभी लोग कक्षा षष्ठी के विषय सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें अपना सामाजिक विज्ञान का जो एक भूगोल भाग है, यानी 3 प्रमुख भागों में से इतिहास, राजनीतिक सामाजिक जीवन और भूगोल, उस भूगोल भाग के प्रथम अध्याय का हम सभी लोग आज की इस कक्षा में अध्ययन करेंगे। तो प्रथम में इस अध्याय का नाम हम सभी के सामने आता है अध्याय क्रमांक 1, सौर मंडल में पृथ्वी। सामान्यतः जब किसी अध्याय का शीर्षक हमारे सामने आता है तो उसकी विषय वस्तु भी हमारे सामने प्रकट हो जाती है। यहाँ पे एक सौर मंडल शब्द आया है। सौर मंडल का अर्थ यहाँ सूर्य से है और उस सूर्य के संपूर्ण परिवार से है, जहाँ पर पृथ्वी भी एक उसका एक प्रमुख हिस्सा है, प्रमुख एक भाग है। सामान्य तौर पर सौर मंडल की बात आती है तो हमारे मन में प्रश्न आता है कि सौर मंडल की संरचना क्या है। तो सौर मंडल की संरचना के लिए सौर मंडल की रचना यानी ये संपूर्णतः किस प्रकार से एक बनकर के निर्मित रूप देख रहा है। तो हमारे सामने विभिन्न प्रकार के, हम सभी लोग कभी कभार रात्रिकालीन समय में जब आसमान में देखते हैं तो हमारे सामने अनेक आकृतियां संपूर्ण आसमान में चमकती हुई नजर आती है, जिनमें से प्रमुख तौर पर आपके सामने विभिन्न प्रकार के तारे, उल्का, चंद्रमा, इस प्रकार के विभिन्न तरह की जो गतिविधियां आपको आसमान में दिखाई देती है। अब उन सभी का हम एक नियमित रूप देखें या उन सभी को संजो करके देखें तो हमारे सामने अनेक प्रश्न ऐसे भी आते हैं, ये सभी लोग निर्मित होकर के या इस प्रकार के संपूर्ण जो घटनाक्रम है वो किस प्रकार पृथ्वी को प्रभावित करता है। तो हमारे सामने ये सब चीज़ें प्रकट होने के बाद में एक विषय और आता है कि इन तारों के, उल्का पिंड, चंद्रमा का आपसी संयोजन यानी इनका आपसी परस्पर मिलान किस प्रकार से होता है। आप जब रात्रिकालीन समय में देखते हैं तो इसमें एक आकृति आपकी आती होगी सप्तऋषि तारामंडल की। जब उत्तर दिशा में ध्रुव तारे के ठीक थोड़ा सा पास में आप देखने को जाएंगे तो हमारे सामने इस प्रकार के ऐसे 7 तारों के एक समूह को हम लोग देखते हैं। वो 7 तारों का समूह हम भारत लोग या भारतवासी उसको सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं। सप्तऋषि तारामंडल। अब सप्तऋषि तारामंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 7 जो ऋषि है, जो 7 तारे माने गए हैं, यानी 7 तारों के समूह को सप्तऋषि तारामंडल कहा जाता है। ऐसे ही विदेशों में इसको अर्सा मेजर, ग्रेट बियर, इस प्रकार के विभिन्न नामों से है वो जाना जाता है। ये तो हो गया सामान्यतः प्रथम अध्याय। दूसरी बात इसकी आती है कुछ खगोलीय पिंडों के बारे में, यानी सप्तऋषि तारामंडल के बाद में हमारा जो शिक्षण का दूसरा बिंदु है वो है खगोलीय पिंड। अब खगोलीय पिंड का बिंदु किससे जुड़ा हुआ है? ऊपर की जो पूर्व में हमने 3 प्रकार की गतिविधि देखी थी, इसमें तारे थे, उल्का थे, चंद्रमा थे और विभिन्न प्रकार के घटनाक्रम, जिसमें आपने रात्रिकालीन समय में आसमान से टूटते हुए तारों को भी देखा था, तो वो उल्का कहलाएगा। चमकते हुए विभिन्न स्थिर तारे वो उसी के रूप में आता है। और तीसरा जो चंद्रमा, जो कि बड़ा केंद्र रूप है, हम सभी लोग जानते हैं कि चंद्रमा की जो आसमान में अपनी स्थिति है वो अस्थिर है। कई बार वो अपने पूर्ण आकार में दिखता है, कई बार हमें घटते क्रम में दिखता है तो कई बढ़ते क्रम में दिखता है। 2 तिथियां इसको प्रमुख तौर पर प्रभावित करती है। वो तिथि है एक तो अमावस्या, अब अमावस्या में चंद्रमा का जो अपना आंशिक रूप है वो बिल्कुल शून्य के समान रहता है। हम सभी लोग जानते हैं कि अमावस्या की रात्रि में चंद्रमा दिखाई नहीं देता है और पूरी रात अंधेरा छाया रहता है। दूसरी बात आपके सामने आती है जो प्रमुख तौर पर पूर्ण तिथि है वो है पूर्णिमा। हमारी ये जो भारतीय काल गणना है, ये जो हमारे पक्ष बनते हैं जिसको अपने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष भी कहते हैं, उनकी निर्धारित तिथि अमावस्या और पूर्णिमा के बाद की तिथि से होता माना जाता है। तो
तो जो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की जो कृति है, यानी संपूर्ण रात है, वो चंद्रमा पूर्ण आकर्षित रूप में दिखता है और उजाला छाया हुआ रहता है। ये दोनों का समांतर रूप क्यों हुआ? क्यों एक पखवाड़ा 15 दिन के समयावधि के अंदर ये इस समय यानी जब अमावस्या से ठीक आगे की बात जब बढ़ेगी तो उस समय चंद्रमा बढ़ते आकार में दिखेगा, और पूर्णिमा से ठीक आगे की बात दिखेंगे आप तो वो अपने घटते क्रम में दिखता जाएगा और प्रकाश या आसमान में अपने दिखाई देने की प्रवृत्ति में भी कुछ बदलाव लाएगा। ये दो होने के बाद में अगला विषय हम सभी के सामने आता है कि इन खगोलीय पिंडों, उल्का और चंद्रमा के अलावा भी इस आसमान में कुछ है क्या? जी हाँ, वो बहुत सारी वस्तुएं हैं जो हमारे सामने आती है या उनका नाम हमने कहीं ना कहीं सुन रखा है या उसका अपनी भारतीय जो परंपराएं हैं कुछ ग्रहों की या जो नक्षत्र मंडल की, वो भी इससे जुड़ाव रखती है। अब आइए इससे अगला जो अपना बिंदु है उसका भी अपना अभ्यास करते हैं। जो ठीक अगला बिंदु हमारे सामने आएगा, विभिन्न प्रकार के जो हमारे ग्रह। एक बार जो ये सामने आपके दे रखा है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये संपूर्ण सामग्री हम सभी लोगों को अपनी अभ्यास पुस्तिका के अंदर लिखनी है। चलिए, सौरमंडल की संरचना के बाद में दूसरा हमारा जो आज शिक्षण का दूसरा केंद्र बिंदु है वो है हमारा ग्रह। देखिए, ग्रह एक ऐसी स्थिति है जो तारों के प्रकाश से चमकते हैं, यानी परिभाषा यदि लिखने में जाऊं तो वे खगोलीय पिंड, वे खगोलीय पिंड जो तारों के प्रकाश से चमकते हैं, तो उस कृति को अपन है वो ग्रह कहेंगे। वे सभी खगोलीय पिंड जो तारों के प्रकाश से चमकते हैं वो ग्रह कहलाते हैं। परंतु ग्रहों की अपनी कुछ संख्या निर्धारित है, यानी ये विभिन्न जो तारे दिख रहे हैं सब ग्रह नहीं है। उनमें से कुल वर्तमान में 8 ग्रह है प्रमुख तौर पर। हमने ये भी सुन रखा है कि 9 ग्रह हुआ करते थे, परंतु बात यह है कि 2006 से पूर्व में 9 ग्रहों की मान्यता थी, परंतु अंतर्राष्ट्रीय जो खगोलीय संगठन है उन सभी ने बैठ करके तय किया कि अंतिम ग्रह जो अपना विलुप्त होता रूप दिख रहा है, यानी यम, जिसको इन्होंने बोना ग्रह का रूप दे दिया, और वर्तमान प्रेजेंट टाइम 2021 में यदि यह प्रश्न हमारे सामने आता है तो ग्रहों की संख्या 8 ही मानी जाएगी। अब वो 8 ग्रह कौन से हैं, उनकी अपनी कृति क्या है, एक बार आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने लिखने अभ्यास पुस्तिका के लिए ले लें, ताकि ग्रह की परिभाषा और वर्तमान ग्रहों की संख्या ये चीज आ जाएगी। 2 शिक्षण के बिंदु अपने पूर्ण हुए। तीसरा अपना बिंदु जो है वो है ग्रहों की अपनी कृति या ग्रहों की संरचना के बाद में अब इनका एक तो आएगा संरचनात्मक रूप। संरचनात्मक रूप में क्या क्या आने वाला है, एक तो नाम, दूसरा विभाजन, क्या सभी एक तरह का ही काम करते हैं, क्या सबकी अपनी कृति अलग है, सभी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये विषय निर्धारित है। हम सभी लोग जानते हैं ग्रह सभी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, परंतु क्या उनकी सबकी अपनी गति बराबर है क्या? नहीं, इसमें कुछ भिन्नता है जो आगे अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ग्रह कौन कौन से हैं, तो उन सभी 8 के नाम हमारे सामने आते हैं। एक तो है बुध, बुध के बाद में आता है शुक्र, शुक्र के बाद में आता है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में आता है मंगल। अब मैंने 4 नाम तो ऊपर लिखे हैं, 4 नाम मैं नीचे लिखने वाला हूं, इससे जुड़ा हुआ कुछ तथ्य अलग है, वो आगे अपन इसके चर्चा करेंगे। तो नीचे जो 4 नाम और बच गए वो है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये जो 4 मैंने ऊपर लिखे हैं उन चारों की अपनी कृति है, क्योंकि ये सूर्य से दूरी के हिसाब से नजदीकतम 4 ग्रह है, इनको रूप दिया गया आंतरिक ग्रह। यानी सूर्य की जो प्रारंभिक दूरी है उसमें सबसे पहले बुध का है, फिर शुक्र आता है,
फिर पृथ्वी आती है, फिर मंगल आता है। ये 4 आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। जबकि ठीक इसका अगला बिंदु वो ये कि सूर्य से दूरी के हिसाब से ये 4 ग्रह दूरी में बचते हैं, तो इनको जो दूसरा नाम दिया है वो है बाह्य ग्रह। चार आंतरिक ग्रह हो गए, 4 बाह्य ग्रह हो गए। ये अपना आज का कुछ जो सामान्य तौर पर एक वीडियो के अंदर पढ़े जाने वाला टॉपिक था। सामान्यतः शुरुआत की सौरमंडल की संरचना, खगोलीय पिंड, उनकी रूपांतर, ग्रहों की संरचना, ग्रहों के नाम और उनके प्रकार। अब इसके बाद अपना कुछ गृह कार्य है वो मैं आपके सामने एक स्लाइड में दे देता हूँ। उस गृह कार्य को आप सभी लोग अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे, और जो श्यामपट में हमने जो लिखित रूप में काम दिया है वो भी हम सभी लोग अपने अभ्यास पुस्तिका में करके आगामी जब विषय का वीडियो प्रारंभ करेंगे उससे पहले ये चीज़ आपको याद भी करनी है, जो कि अपने साप्ताहिक परख में आने वाली है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।